नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि रीट एग्ज़ाम में आता है। तो वह टॉपिक क्या है? हिंदी मानक रूप, मतलब हिंदी शब्दों के जो मानक रूप हैं वह क्या है और उनके लिए कुछ नियम क्या बनाए गए हैं। तो अगर हम शब्दों को करा देंगे तो आपको शायद समझ में ना आए, आगे चल के परेशानी हो जाएगी। क्योंकि क्या रहता है ना, जो हम शब्द करा रहे हैं ज़रूरी नहीं वह एग्ज़ाम में आ जाए। तो मैं उनके जो नियम बनाए गए हैं मानक रूप के, उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि हिंदी के जो मानक रूप है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में हिंदी अलग अलग तरह से परिवर्तित होती चली गई। तो कुछ लोग जो शब्द है उसको किसी और रूप में बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा और रूप में बोलते हैं। तो उसके लिए भ्रम पैदा ना हो तो हिंदी के कुछ शब्दों का मानक रूप में परिवर्तन किया गया या उनके मानक रूप निर्धारित किए गए और उनके लिखने के तरीकों में भी मानक रूप निर्धारित किया गया। तो वह मानक रूप क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रीट एग्ज़ाम का एक दूसरा टॉपिक मैंने लिया है। तो यहाँ पे टॉपिक मैंने डाला हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, यानी उसके जो नियम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जो खड़ी पाई वाले व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन, सबसे पहला रूल है, पहला टॉपिक है हमारा खड़ी पाई वाले व्यंजनों को, यहाँ पे को मिसिंग है, को संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाना चाहिए। मतलब क्या है कि जो संयुक्त रूप बनाया जाता है, मतलब एक आधा होता है, एक पूरा व्यंजन होता है या वर्ण होता है, तो उसको हम संयुक्त अक्षर या संयुक्त बोल शब्द में जब लाते हैं तो जो खड़ी पाई वाले जैसे क, ख, ग, घ, ये सब, इनमें देखिए ये पाई खड़ी है, तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों में सिर्फ पाई को हटाया गया है और उसके बाद हम कोई भी वर्ण पीछे लिख सकते हैं, तो ये संयुक्त बन जाता है। तो जैसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे, लग्न, इसमें पाई हटाई गई, लज्जा इसमें पाई हटाई गई, सैया इसमें पाई हटाई, उल्लेख इसमें पाई हटाई गई, गन्ना इसमें और कुत्ता इसमें। अब देखिए, अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे, ये कुत्ता जो यहाँ पे लिखा है ऐसे दिया जाए तो ये गलत है, आपको ऐसा लिखना है। ऐसे ही गन्ना, मान लीजिए गन्ना आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए, पुरानी किताबों में आपको देखने को भी मिलेगा, तो ये गलत है, क्योंकि पाई हटाने का बोला गया है तो पाई ही हटेगी। ऐसे ही उल्लेख हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसे करके तो गलत है, उल्लेख ऐसे आएगा, तो ये सब गलत है। तो आपको एग्जाम में छांटने के लिए आ सकता है कि जो मानक रूप है वह पहचानिए या पहचान कर उसको लिखिए, इस तरह से आ सकता है। उसके बाद दूसरा रूप क्या है, रूल क्या है कि क और फ के संयुक्त अक्षर जो होते हैं उनमें क्या है, आपको पहला जो अक्षर है वह ऐसे जो है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर मान लो दो अक्षर ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे, ना कि इसका ये रूप मान्य है। मैं बताती हूँ कि जैसे पहले समय में ऐसे लिखते थे, तो ये अगर आपको दिया जाएगा तो अमान्य है। तो इस तरह से का जो लिखा मिलेगा वही शब्द सही होगा। मतलब मान लीजिए आपको ये का दिया है तो का को ये आप हटाएंगे, आधा हो जाएगा। ऐसे ही फा का ये हटाएंगे, आधा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रूल, जो नीचे से गोल आकृति के हैं, ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, ड़,
ये जितने भी वर्ण हैं और हा साथ में संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएंगे। मतलब इनको अगर हमको दिखाना है तो हल चिन्ह लगेगा, जैसे विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा, लट्टू, बुढ़ा, वांगमन। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे बनेंगे, ना कि ऐसे। अब ऐसे लिखने में क्या कंफ्यूजन था, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता था ये संयुक्त अक्षर कैसे बना है, इसलिए विधान ये रखा गया जिससे बच्चों को हम समझा सकें कि आगे वाला द आधा है और इसके साथ या जुड़ा हुआ है। नहीं तो विद्यार्थी क्या समझेंगे, ये ध है या घ है, कुछ भी वो समझ सकते हैं, इसलिए ऐसे विधान माना गया लिखने का। ऐसे ही ब्रह्मा, लट्टू, बुड्ढा, ये सब भी ऐसे ही लिखे जाते। जैसे पहले नीचे लिख दिया जाता था, ऐसे लिखा, अब ऐसे लिख दिया, बच्चों को पता ही नहीं है कौन सा पूरा है कौन सा आधा, तो ये सब गलत है। तो जितने भी ऐसे नीचे से गोल आकृति वाले वर्ण हैं उसमें अगर आधा दिखाना है तो हलंत जोड़ दिया जाए। हलंत क्या होता है, एक तिरछी रेखा होती है। उसके बाद है संयुक्त रा। संयुक्त रा अगर आप लिखते हैं तो उसके तीनों रूप जैसे हिंदी में मान्य है वही मान्य है। जैसे ऊपर जाके एक रा लगता है, ये एक नीचे लगता है और ऐसे, तो ये तीनों रूप ही मान्य हैं। उसके बाद आता है हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, ना कि पूरे युग्म से पहले। अब इसको समझ लेते हैं, काफ़ी लंबा था, हो सकता कन्फ्यूजन। अब देखिए क्या था, जब पहले हमको शब्द दिए जाते, जैसे मान लीजिए ये शब्द दिया गया, अब ये शब्द में क्या कैसा है, मात्रा कहाँ पे लगनी चाहिए अगर हम इसको तोड़ के लिखते हैं, और कौन सा पूरा कौन सा आधा, सेम वही कन्फ्यूज़न है। तो विधान के अनुसार आप का लेंगे मतलब, और आधा वाला टा है वो पहले आएगा, उसके बाद मात्रा आएगी। मतलब यहाँ पे बोला भी गया है कि ये जो मात्रा है का प्रयोग संबंधित व्यंजन से तत्काल पूर्व होगा। तो यहाँ पे देखिए कुटिम। उसके बाद एक दूसरा उदाहरण, ये शायद आपने देखा भी होगा, पहले चिट्ठियाँ ऐसे लिखी जाती थी, लेकिन ये मान्य नहीं है, यानी ये भी मान्य नहीं है और ये भी मान्य नहीं है। अब इसको हम समझेंगे, जैसे हमने लिखा ची, आधा टा पहले आएगा, फिर उसके बाद ठा में ई की मात्रा लगेगी और या, चिट्ठियाँ। ऐसे ही बुद्धिमान, ये शब्द सही है, ये गलत है। बुद्धिमान, क्योंकि लोग समझे हुए दा में मात्रा लगेगी, दा में नहीं, आधा दा पहले आएगा और धा बाद में आएगा, तो ये गलत है। जैसे ये चिन्हित, चिन्हित में भी हा के साथ मात्रा, तो इसमें भी देखिए ये गलत है। हा पहले आएगा आधा, उसके बाद मात्रा पूर्ण वाले वर्ण पे जाएगी। अब हम थोड़ा सा विभक्ति चिन्ह के बारे में बात कर सकते हैं। उसके जो मानक रूप निर्धारित किया गया वह कैसा है। विभक्ति या कारक संज्ञा शब्दों में अलग से लिखे जाएंगे। जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा किसी नाम को बोलते हैं, जैसा कि हम अगर परिभाषा की, तो उसमें जैसे मोहन से, मोहन के लिए, अब मोहन अलग होगा, के लिए अलग होगा। मोहन से मतलब संज्ञा से विभक्ति चिन्ह को अलग रखा जाएगा। उसके बाद सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जो है वह जुड़े हुए लिखे जाएंगे, जैसे उस, वह, उसने। अब देखिए ये विभक्ति है और को, तो ये साथ में इसके तुम और को, उसने ऐसे लिखा गया। अब थोड़ा और भी जानेंगे कि अगर सर्वनाम शब्द
सर्वनाम शब्द आ रहे हैं और उसके साथ हमें निपात दिया गया तक या ही, तो क्या होगा, तो विभक्ति चिन्ह या विभक्तियां जो हैं वो अलग लिखी जाएंगी। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, जानते हैं। जैसे ये निपात है तक और ही। जैसे आप ही के लिए, अब ये देखिए एक एक अलग हो गया। मुझ तक को, तक ये हमारा निपात है, ये हमारा निपात है। तो जो विभक्ति है या कारक है वह अलग लिखे गए हैं। देखिए तक को, ये तक हमारी निपात है, को अलग लिख दिया, नहीं तो मुझको ऐसे लिखते हैं। तो ये एक रूल आ गया। और भी रूल बताएंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी और उसके बाद में जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका भी उदाहरण मैं बताऊंगी। अब हम आगे के नियमों को जान लेते हैं। तो आगे के नियमों में क्या है, जब हमें कोई समान हेतु शब्द जी और श्री, ये अवयव है, ये प्रयोग करने हैं, तो हमेशा ये अलग से प्रयोग होंगे। कैसे? जैसे श्री राम, श्री लाल। और जी का प्रयोग कैसे? महात्मा जी, इस तरह से। या किसी के नाम को पापा जी, तो पापा अलग होगा, जी अलग होगा। तो इस तरह से जी का और श्री का हम प्रयोग करेंगे, वही मानक हिंदी में शुद्ध रूप होगा। उसके बाद समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा, ये अव्यय है, आदि अव्यय अलग नहीं लिखे जाएंगे, ये साथ में लिखे जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना प्रतिदिन, तो प्रति और दिन एक साथ लिखा जाएगा। तो मानव, मात्र, ये एक साथ लिखा जाएगा। यथा संभव, यथोचित, प्रतिदिन, प्रतिशत, ये सब साथ में लिखे जाएंगे। अगर आपको पहचानने के लिए आएगा, मान लीजिए अलग अलग दिया जाता है, तो आपको अगर रूल पता है तो आप कर सकते हैं। रूल अगर पूरी तरह से नहीं पता होगा, अगर हम मान लीजिए करा देते हैं कि ये शब्द सही है, ये गलत है, तो रूल के अनुसार अगर आप जाएंगे तो कैसा भी आपको शब्द दिया जाए आप उसको पहचान के सही ही लिख के आएंगे। तो उसके बाद है क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि में या वा की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाएगा। स्वरात्मक मतलब स्वर वाले जो अक्षर हैं वह प्रयोग किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्रिया है, क्रिया शब्द में जैसे यहाँ पे विशेषण है नई, ये विशेषण शब्द है। अब नई में ये वाली जो नई है ये गलत है, ये यानी स्वर प्रयोग किया जाएगा तो ये सही है। ऐसे हुआ, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हुआ में हम क्या लिखें, क्योंकि क्रिया है तो आप सीधे सीधे उनको समझा सकते हैं कि आ, स्वर है तो स्वर आ जाएगा। ऐसे ही किए स्वर आएंगे, आए, जाए, इन सब में स्वर आएगा। अब हम जान लेते हैं, जैसे जहाँ या शब्द का मूल रूप होगा वहाँ या ही रहेगा। जैसे कुछ शब्द मूल रूप में होते हैं, मतलब मूल शब्द जिनको हम बोलते हैं, तो उनके अनुसार कैसे जाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे स्थायी, ये मूल शब्द है। अव्यभाव, दायित्व, तो ये मूल शब्द है। अब यहाँ पे आप ई लगा दें तो नहीं चलेगा, यहाँ पे या ही रहेगा। जैसे स्थायी, अब यहाँ पे ई नहीं लग सकता क्योंकि ये मूल शब्द है, आपको मूल शब्द की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, मतलब अब ये हमारे हिंदी में सम्मिलित तो है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन अगर हम इनका प्रयोग हिंदी में करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अरबी में भी है, हिंदी में ही सिर्फ नुक्ते का अंतर आता है। तो अगर हम मान लीजिए जैसे ये शब्द है राज, हिंदी है, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे हमें अरबी शब्द का प्रयोग करना है, राज, जैसे
इस राज को छुपाकर रखना। तो वहाँ पे ये नुक्ता लग के शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही फन और फन, खाना और खाना। तो जब हम अरबी का जहाँ पे प्रयोग होगा तो नुक्ता लगा सकते हैं, और अरबी का नहीं प्रयोग हो रहा है या फारसी शब्द का नहीं प्रयोग हो रहा तो हम हिंदी के वही शब्द को लिख सकते हैं। तो हमें ये पूरे वाक्य को समझना होगा कि कहाँ पे हमें हिंदी का प्रयोग करना हो, कहाँ पे अंग्रेजी। और एक और चीज जान लेते हैं, अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ की ध्वनि आती है, ओ की ध्वनि जैसे हम लिखते हैं आती है, जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं अब हिंदी में ओ की, जैसे डॉक्टर, तो वहाँ पे क्या होता है, चंद्र बिंदु नहीं लगाते, सिर्फ आधा चांद लगा देते। जैसे आ लिखेंगे, आ है तो ये ओ की ध्वनि देता है। अब मान लीजिए डॉक्टर लिखते हैं तो हम ड लिखते हैं, ओ की ध्वनि डॉ, ओ हो गया। तो ओ की ध्वनि के लिए हम ये और चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं वर्ण के आगे, तो ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉल, कॉल में भी अगर हम कॉल शब्द लिखेंगे, ओ की ध्वनि आ रही तो क और ला, तो ये हमें दिया गया है। उसके बाद कभी कभी हमको कुछ कंफ्यूजन रहता है कि ये वर्तनी शुद्ध है या ये वर्तनी शुद्ध है। तो कभी कभी जो रूप है दोनों ही रूप मान्य हैं। वह कैसे, जैसे ये गर्दन शब्द है, इसकी ये भी वर्तनी मान्य है, गर्मी ये भी वर्तनी मान्य है और ये भी वर्तनी मान्य है, बर्तन की ये भी वर्तनी मान्य है, ये भी। ऐसे ही वापिस, वापस, ये दोनों शब्द मान्य हैं। भर्ती ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते। दोबारा और दोबारा दोनों मान्य हैं। फुर्सत, फुर्सत, कुर्सी, कुर्सी, सर्दी, सर्दी, दोनों ही ये वर्तनियां मान्य हैं। अब आते हैं हम तत्सम शब्द का जो हल हिंदी में लुप्त हो चुका है। तत्सम जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत वाले शब्द जो हैं उनका जैसे हलन हल है, जिसको हम हलंत बोलते हैं, तो वह लुप्त हो चुका है। कैसे, अगर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे महान, महान पहले हलंत में लग जाता था, सन में पहले हलंत लग जाता था, लेकिन अब अगर हिंदी में इसका प्रयोग हो रहा है तो हलंत की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद संस्कृत मूलक वर्तनी, जिसको हम तत्सम शब्द भी बोलते हैं, ज्यों का त्यों, मतलब जो संस्कृत से मूल शब्द संस्कृत है उसका, तो वह ज्यों के त्यों ही आएंगे। जैसे ब्रह्मा, चिन्ह, उरीण, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये संस्कृत मूलक वर्तनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हम लोग हमेशा अशुद्ध रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं, वे अमान्य हैं यानी गलत है, लेकिन हम अभी भी उनको लिखते हैं। तो कुछ शब्दों को यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे ग्रहित। अब ये ग्रहित गलत है, ग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद द्रष्टव्य, ये नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। प्रदर्शनी हम बोलते हैं और लिखते भी ऐसा है, लेकिन प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा, तो ये सही है। उसके बाद अत्यधिक हम लोग बोलते हैं, तो अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। उसके बाद अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होना, अनधिकार होता है। ये शब्द हैं जो हम प्रयोग करते गलत ही आ रहे हैं, तो ये शुद्ध रूप उनका ये होगा। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया हो या हो गया है, उसे लिखने की छूट है। कभी कभी आपको द्वित्व मूलक व्यंजन मिलते हैं, उसमें एक हम लुप्त कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे ये देखिए अर्ध, अब देखिए ये है रा और द,
इसमें हम एक को लुप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा सही है। उसके बाद ये देखिए तत्, अब इसमें दो ता है, अगर हम त फिर दो आधे आधे हैं, इसमें भी दो आधे हैं, एक रा और एक दा, तो इसमें से एक हम कम कर सकते हैं। तो ये तत्व ऐसे है, ये शुद्ध है। और जब हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें अगर हिंदी में काव्यांश दिया जाता है तो उसमें कहीं कहीं पे संस्कृत के शब्द या श्लोकों को पढ़ते समय हम संस्कृत के जो शब्द हैं तत्सम उनका ही प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इन रूपों को भी मान्य कर लीजिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये है विद्या, तो विद्या शब्द, जैसे हम संस्कृत का श्लोक कोई बोल रहे हैं, विद्या कुतो धनम, ऐसे करके एक श्लोक है, उसको अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें अगर ये विद्या शब्द आ रहा है तो वह सही है, और अगर ऐसे लिखा गया है तो भी वह सही है, मान्य ही है, श्लोक में मान्य है, जहाँ संस्कृत की बात करते हैं। तो ये मैंने कुछ बताया, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत के जिन विसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग तद्भव रूप में होता है उनमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए दुख, ये संस्कृत शब्द में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो दुख ऐसे लिखते हैं। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में दिया जाए विसर्ग लगा हुआ, तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा। जैसे मिलाकर, ये एक शब्द है, मिला और कर साथ में लिखा गया। खा पी कर, मान लीजिए ऐसे शब्द आते हैं तो पी कर, सो कर, रो कर, तो जो रो अगर दो आएंगे तो पीछे वाले में कर मतलब क्रिया के साथ लगाकर लिखा जाएगा। उसके बाद संयुक्त क्रियापदों में सभी क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएंगी। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, जा सकता है, जा सकता है, रहा है, मतलब सारी क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ अमानक रूप और मानक रूप लिखे हैं, तो उनको जान लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा ही है कि जो पंचमाक्षर होता है बिंदी में कन्वर्ट होता है, तो इसका एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अमानक रूप लिखे हैं। जैसे अंत, यहाँ पे ना है तो बिंदी, यहाँ पे भी अंतर्गत में अंतर्गत। चंचल, ये देखिए पंचमाक्षर है तो बिंदी में बदलता है पंचमाक्षर। केंद्र, केंद्र। अब यहाँ पे देखिए नीचे से राउंड वाले, जैसे मैंने अभी बताया था वीडियो में, नीचे से जो राउंड वाले या गोलाकार वर्ण है उसमें हलंत लगेगा और शब्द ऐसे बनेगा मट्टी। और यहाँ पे देखिए टिड्डी, टिड्डी दो डा है, देखिए ऐसे और ऐसे करके लिखा जाता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होगा कौन सा पूरा है कौन सा आधा है, इसलिए टिड्डी इसमें नहीं जाएगा, खाली इसी में हलंत जाएगा। उसके बाद देखिए उद्देश्य, अब द में दो दा लगाए जाते हैं, तो देखिए बच्चों को नहीं कंफ्यूजन होगा, तो उद्देश्य ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए उद्भव, भा, देखिए दा में जब भा लगता है तो ऐसे लगता है भा आधा है, लेकिन असल में दा आधा होता है, तो उद्भव ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है। उद्वेग, अब देखिए यहाँ पे जो हमें देखने में आधा लगता वही पूरा होता है ज़्यादातर, तो उद्वेग ऐसे, ये सही है। संबंध, माँ और ना दोनों पंचमाक्षर है तो बिंदी में बदल गए संबंध। उसके बाद संग्राम, ये गलत है, ये सही है।
हिंदी, हिंदी ऐसा अगर आपको मिलता है तो ये रूप गलत है, ये सही है। विद्या, अगर विद्या संस्कृत के श्लोक में या संस्कृत की पुस्तक में आ रहा है ऐसा सब तो सही है, लेकिन अगर पूछा जाए तो विद्या हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। घटनाएं, जहाँ पे ऐसे शब्द आएंगे वहाँ पे ये शब्द ए स्वर मतलब स्वर आएगा। उसके बाद तत्व, जहाँ पे दो आधे शब्द आएंगे तो वहाँ पे एक रह जाएगा और तत्व। लिए, लिए, द्वारिका, तो द्वारिका ये सही है। उसके बाद कहो, कहो आधा है। भक्ति, देखिए पहले आप देखेंगे ऐसे लिखा जाता था तो बच्चों को समझ में नहीं आता था ये कौन सा अक्षर है, इसलिए भक्ति आधा का होता। सिद्धि, पुरानी पुस्तकों में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन नई पुस्तकों में आपको सिद्धि ऐसे देखने को मिलेगा, यही मानक रूप है। उसके बाद ये अमानक है इस साइड में और ये मानक है। अचरज, अब मैंने यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे लिए हैं, क्या है मानक रूप? वह होता है जो कि अधिक लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है, यानी अधिक लोग उसको मान्य है। तो हिंदी के पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी बदलती रहती, लेकिन मानक रूप वही है जो ज़्यादातर लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये अचरज, अचरज एक जगह कहीं बोला जाता है, लेकिन आश्चर्य सभी जगह बोला जाता है। कलेश, क्लेश होता है ना कि कलेश। कागज, सॉरी काज, काज मतलब काम या कार्य इसको बोलते हैं। अगर आप गांव में या कहीं ऐसी एरिया में जाएंगे जहाँ पे काज, काज का मतलब काम होता है। को मतलब कोई। आप श्लोक पढ़ेंगे तुलसीदास, उसमें को शब्द मिलेगा, लेकिन कोई हिंदी है। सिगरे, सिगरे मतलब सभी। कभी कभी आपको मानक रूप में ऐसे भी शब्द दिए जाएंगे, कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे। माखी, माखी नहीं होता है, मक्खी होता है। जिस एरिया में बोला जाता है तो बोला जाता है माखी, लेकिन सही रूप मक्खी ही है। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के लिखे हैं जो शायद आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, तो एक पक्का ऐसे, पक्का ऐसे और पाक भी बोला जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ऐसा ये पुराना लिखा जाता था, ये भी गलत हो। तो पक्का ये जैसे मैंने रूल बताया कि का और फा को आधा कर देते हैं। उसके बाद शुद्ध शब्द पहचानिए, अगर ऐसे आता है तो ऑप्शन आपको 1 2 3 मिलेंगे। इसमें हंसना, अंक की बूंदी है, हंसना, 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 ये सभी मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन शुद्ध शब्द आपको पहचानना है तो शुद्ध शब्द हंसना ये होगा। ये हंस, जब लिखते हैं शब्द हंस तो ऐसे लिखा जाता है हंसना, और ये ना आता ही नहीं है, तो ये शब्द सही है। उसके बाद आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि द्वंद्व का मानक रूप क्या होगा। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो द्वंद्व का मानक रूप ना आने के कारण पंचमा अक्षर है तो यहाँ पे बिंदी आएगी द्वंद्व में, तो ये सही है। मानक हिंदी का तात्पर्य क्या होता है या क्या होगा, आपको ऑप्शन बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर लिखा है। मानक हिंदी का तात्पर्य वह स्वरूप जो सभी को स्वीकार्य होता है या है, तो इसका आंसर यहाँ से ये है। अब एक और तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शुद्ध विशेषण रूप है। मान लीजिए आपको पूछ लिया गया जैसे कि शुद्ध विशेषण रूप है, शुद्ध विशेषण रूप है या रूप पहचानिए, तो आपको दिया गया नई,
नया, नई, नवा। अब आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि विशुद्ध विशेषण रूप यानी नई, ये आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर रूल आपको नहीं पता है तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैंने आपको रूल बताए हैं कि ये रूल मानक शब्दों पे आधारित होते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।